आखिर क्या मकसद हो सकता है एक ही चुनाव क्षेत्र के दो उम्मीदवारों को एक ही तरीके से मारने का? क्या यह एक राजनीतिक षड्यंत्र है या महज इत्तेफाक? इन कत्लों के पीछे किन का हाथ हो सकता है? जो इस केस से वाकिफ नहीं है या जो अरुणाचल प्रदेश के बाहर से हैं, उन्हें बता दूं, हाल में अरुणाचल प्रदेश में एक विधानसभा उम्मीदवार का कत्ल हुआ है और उस केस की गुत्थी अभी भी सुलझी नहीं है। ये जो हादसा आप सुन रहे हैं, ये अरुणाचल प्रदेश के खोंसा शहर का है। खोंसा अरुणाचल के तिरप जिले का राजधानी है। नमस्कार दोस्तों, 16 दिसंबर 2023 सुबह सुबह का वक्त था। युमसेन माते अपने दो कार्यकर्ताओं और अपने ड्राइवर के साथ खोंसा से उनके चुनाव क्षेत्र के एक गांव राहो के लिए निकलते हैं। वहां उन्हें किसी फंक्शन को शायद अटेंड करना था। आपको बता दूं, राहो लाजू डिस्ट्रिक्ट सब हेडक्वार्टर का एक गांव है जो खोंसा से करीब 33 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी तक की पुलिस की तरफ से आए बयान के मुताबिक उनकी गाड़ी राहो को पार कर एक जगह पहुंची। वहां वे यानी युमसेन माते गाड़ी से उतरे और किसी के साथ चल दिए जो वहां उन्हें लेने आए थे। फिर कुछ आधे घंटे का समय बीता होगा कि गोली की आवाज़ सुनाई दी। सामने से वही आदमी लौटा जो उन्हें ले गए थे और गाड़ी में बैठे उनके साथियों को यानी उनका ड्राइवर और उनके दोनों कार्यकर्ताओं को बताया कि उन्होंने युमसेन माते को मार दिया है। पुलिस के अनुसार यह हादसा 16 दिसंबर को करीब 12:30 से 1 बजे के बीच हुआ, पर कुछ सोर्सेस करीब 3 बजे का समय बताता है। माते के साथियों के बयान के आधार पर एफआईआर लॉन्च किया गया और पुलिस तफ्तीश में जुट गई, लेकिन अभी तक इस केस में कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ और इसीलिए राज्य सरकार ने इस केस को NIA यानी द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंप दिया है। NIA, जैसे कि आपको पता है, एक ऐसी एजेंसी है जो टेररिज्म के खिलाफ कार्रवाई करती है। इट्स एन एंटी टेररिस्ट एजेंसी। हालांकि पुलिस के मुताबिक एक व्यक्ति का नाम अभी सामने आया है, पर इस इलाके में किसी को भी यूं ही पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यह इलाका म्यांमार के सरहद से एकदम सटा हुआ है और इस तरह के गुनाह करने के बाद ऐसे लोग जंगलों के रास्ते, घने जंगलों के रास्ते सरहद के उस पर चले जाते हैं। वैसे म्यांमार भी कई बार इन आउटफिट ग्रुप के खिलाफ कदम उठा चुका है, फिर भी वह किसी तरह से अभी तक उनका बसेरा है। कईयों का लेकिन यह भी मानना है कि म्यांमार आतंकियों के लिए सेफ हेवन इसलिए है क्योंकि उस देश के सरकार को ये टैक्स पे कर वहां रहते हैं। अब जब NIA ने यह केस संभाल लिया है तो इसमें कई एडवांटेजेस होंगे। आमतौर पर ऐसी हत्याओं के केसेस पुलिस की होती है, पर जहां ऐसे हादसे, ऐसी हत्याएं टेररिज्म से जुड़े होते हैं तो NIA संभाल लेती है। जहां NIA आ जाता है उन पर कोई रोक टोक नहीं होता, मतलब इन्वेस्टिगेशन में किसी भी तरह से कोई भी रुकावट नहीं होगी। वे इंटरनेशनल लेवल पर काम करते हैं और UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट लागू कर सकते हैं। मैंने UAPA के बारे आपको अपने 133rd और 134th एपिसोड में बताया है। उन वीडियोस को भी आप जरूर देख लीजिएगा, लिंक यहां मैं शेयर कर रहा हूं। इस हादसे से अपना पलड़ा झाड़ते हुए NSCN-IM ने युमसेन माते की मौत पर दुख जताया है। अगर NSCN-IM का यहाँ हाथ नहीं है तो भी यहाँ इतने आतंकी संगठन हैं कि उनमें से किसी का भी हो सकता है। अब लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है कि किसने किया, किसने मारा। अब सवाल ये भी है कि क्यों। आज से 4 साल पहले 21 मई 2019 को इसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के कैंडिडेट तिरोंग आबो को उनके बेटे और 9 लोग सहित इलेक्शन रिजल्ट के महज 2 दिन पहले बोकापानी में बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। मेरे जहन में इससे जुड़े कई सवाल उत्पन्न होते हैं। क्या यहां कोई ऐसा है जो अपनी एजेंडा के अनुसार इस क्षेत्र को और अरुणाचल में राजनीति को लिखना, उनकी रेखा को खींचना चाहते हो, या कोई ऐसा है जो यहां के लीडरशिप में कोई बदलाव लाना चाहते हो? कारण कोई भी हो सकता है। यह भी हो सकता है कि किसी ने अपनी आपसी रंजिश निकाली हो, लेकिन इन सब पहलुओं के बीच अगर हम इसके पॉलिटिकल एंगल को नहीं टटोलते तो यह हमारी नासमझी होगी। तिरोंग आबो और अभी युमसेन माते, इनकी हत्याओं में कुछ चीजें कॉमन हैं। जैसे ये दोनों हत्याएं चुनाव के आलम में हुआ। ये दोनों एक ही चुनाव क्षेत्र के उम्मीदवार थे और दोनों ही केसेस में किसी अज्ञात हत्यारे का होना। अब हो सकता है ये एक गिरोह का काम हो या एक ही सूत्रधार का काम हो या ये महज इत्तेफाक भी। हम नहीं कह सकते कि इनका सही मकसद क्या था, पर इतना जरूर कह सकता हूं कि उनका रास्ता और तरीका एकदम गलत है। जैसे मैंने पहले कहा, वहां कई तरह के आतंकी एलिमेंट्स हैं। NSCN से लेकर अल्फा तक यहां एक्टिव हैं। NSCN के तो कई फैक्शंस हैं, पर यहां कई ऐसे भी हैं जो इनके नाम का इस्तेमाल कर अपना काम पूरा करते हैं।
अगर ये हत्या लेकिन पॉलिटिकल है तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि आतंकी ताकत वो ताकत होती है जो खुद इसे पैदा करने वालों को भी नहीं छोड़ती। इट नेवर लीव्स, इट टर्न्स बैक। तालिबान को तो आप जानते ही हैं ना, ये भी अमेरिका ने रूस के खिलाफ पैदा किया था, लेकिन आज ये खुद इसके खिलाफ लड़ाइयां लड़ रहा है। वरना तालिबान का एक्चुअल मीनिंग आपको पता है? इसका एक्चुअल मीनिंग है द स्टूडेंट्स ऑफ इस्लाम, द सीकर ऑफ नॉलेज, ज्ञान पाने वाला, इस्लाम का छात्र। वे टीचर्स थे, गुरु हुआ करते थे, डिस्प्यूट मेडिएटर्स हुआ करते थे, यहां तक कि वे मरते लोगों को मरहम देने का काम करते थे। लेकिन दो बड़ी ताकतों की लड़ाई में उनके हाथ बंदूक क्या आ गई, आज देखिए उनका चेहरा कैसा हो गया। खैर, जब तक सही तफ्तीश के बाद कोई सही परिणाम हमारे सामने नहीं आता तब तक टिप्पणी करना बहुत मुश्किल है। पर एक आम नागरिक, एक आम इंसान होने के नाते इस हत्या को मैं बहुत बड़े और खतरनाक षड्यंत्र का हिस्सा मानता हूं। वांगचा राजकुमार केस आपको याद होगा। उन्हें भी कुछ लोगों ने तिराप के देवमाली मल्टीपर्पज स्टेडियम में बैडमिंटन खेलते वक्त गोली मार दी थी। उस केस में भी कुछ अरेस्ट हुए थे, पर आज भी यह केस इनकंक्लूसिव है। 2007 में उनकी हत्या हुई थी, 23 दिसंबर 2007। आज 16 साल हो गए हैं। NSNIM को इस हत्या के लिए जिम्मेदार माना गया। दरअसल राजकुमार अरुणाचल के तिराप और चांगलांग जिले में जो कंट्रोवर्शियल आफ्स्पा है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, इसके इंपोजिशन में बहुत इंस्ट्रूमेंटल माने जाते थे और शायद उनकी हत्या का यही कारण रहा। एज यू नो, आफ्स्पा अरुणाचल के तिराप, लोंगडिंग और चांगलांग जिले में अभी भी इंप्लीमेंटेड है। वैसे अरुणाचल प्रदेश का कोई इंडिजिनियस मिलिटेंट ग्रुप अभी तक नहीं है। हाँ, कुछ लोगों ने कोशिश की थी, पर ग्राउंड लेवल में इनको बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं मिला, जीरो सपोर्ट। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के लोग सही मायने में देशभक्त हैं। यह लोग कई मुश्किलों का सामना करते हैं, इसके बावजूद अपनी देशभक्ति नहीं छोड़ते। तो ऐसे में कोई बाहरी ताकत हमारी सरजमी पर हमारे लोगों को मारे, उनके अनुसार हमारे नेताओं को बनाना चाहे, यह हमें बिल्कुल गवारा नहीं, मंजूर नहीं। और इसीलिए मेरी तरह सोच रखने वालों लोगों ने अरुणाचल के कई कोनों में इमसेन माते के हत्या के खिलाफ जुलूस निकाले, प्रदर्शन किया। यहां लेकिन तिराप, लोंगडिंग, चांगलांग क्षेत्रों में आज भी उन आउटफिट्स के लिए सरकारी कर्मचारियों से टैक्स, पैसे वसूले जाते हैं और हम इस बात को बड़े आराम तरीके से लेते हैं। इट्स एन ओपन सीक्रेट, ओपन सीन। मैं ऐसा मानता हूं हमारे अधिकारियों को इस पर सबसे पहले रोक लगानी होगी। अगर हमें अपने हक वापस चाहिए तो इस पर लगाम लगाना ही होगा। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अखबार में पढ़ा था, कुछ 2 लोगों का अपहरण हुआ था जो एक्सटॉर्शन देना नहीं चाहते थे। इनका 28 नवंबर को अपहरण हुआ था और अभी कुछ 3-4 दिन पहले ही 21 दिसंबर को उन्हें छोड़ा गया। ऐसे अपहरण और एक्सटॉर्शन करके ये जो लोग अलग देश बनाने की बात करते हैं, ऐसी सोच रखते हैं ना, ये क्या सच में ऐसा सोचते हैं या बस यूं ही हवा में बात करते हैं? किस तरह का देश चाहते हैं, क्या चाहिए उन्हें? अरे भारत जैसे देश का हिस्सा होना अपने आप में ही बड़ी गर्व की बात है। मान लीजिए आपने एक देश बना लिया, चलो आप भारत से अलग हो भी गए, तो भी किस तरह का देश चलाओगे आप? किस तरह से देश चलाओगे आप? आपका रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा? इकोनॉमी कैसे चलेगी? रिसोर्सेज कहां हैं आपके? कहीं आपका यह प्लान तो नहीं कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन फंड पर अपने देश को चलाने की सोच रहे हो, या एक डिक्टेटोरियल रिजाइम का देश आप क्रिएट करना चाहते हो जहां आप डिक्टेटरशिप प्रैक्टिस कर सको? आपको पता है नॉर्थ ईस्ट के लिए सेंटर से कितने फंड आते हैं? या आप एक ऐसा देश बनाना चाहते हो जहां के हर नागरिक के हाथों में बंदूक लेकर वे दौड़ते रहे, हिंसा करते रहे, या आप अपनी रोटी सेक रहे हो? अगर हिंसा और तानाशाही सच में इफेक्टिव होते तो आज नॉर्थ कोरिया अकेला नहीं होता। अभी भी जो देश उनके तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा के बैठे हैं ना, समय आने पर वे भी हटा लेंगे। इस पूरी दुनिया में आपको हिंदुस्तान जैसा देश कहां मिलेगा? यहां आप प्रधानमंत्री तक के मीम्स बनाकर सोशल मीडिया में डालते हो, पर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप ये चीज चाइना में ट्राई करके देखिए ना, 12 घंटे, महज 12 घंटे के अंदर आप स्वर्गवास होंगे। देखिए, ये तो आपने सुना ही होगा कि
कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, तो भारत भी, इंडिया भी स्वर्ग से उतरा कोई मुल्क नहीं है। इसे आपने और हमने मिलकर बनाना है। हाँ, कोई कमी रह गई हो तो हम उसे मिलकर पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं, ना कि उस कमी को लेकर एक अलग देश बनाने की ठान लें। ऑफ कोर्स, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में खास करके जो इंसर्जेंसी है वो भी आज़ाद भारत जितना ही पुराना है। दरअसल यहाँ के जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं, उन लोगों का मानना है कि उनके क्षेत्र को इंडियन यूनियन में लाने से पहले उनका कंसेंट नहीं लिया गया। पर आज आज़ादी को दोस्त 75 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। हो सकता है 75 साल पहले आपके डिमांड सही रहे हों, पर आज का दौर अलग हो गया है। अपनी मांगे रखिए, सरकार से लोगों के हित में बात कीजिए, बजाय इसके आप नौजवानों के हाथों में बंदूक थमा रहे हैं। और क्या आपको सच में लगता है कि इससे हमें एक नया मुल्क मिल जाएगा? आई एम सॉरी बट आई डिपार्ट फ्रॉम दिस एग्रीमेंट। इस गलत सीख की, इस गलत सोच की वजह से आज हमारे कई यूथ्स भटके हुए हैं। अगर हम हर मसले का हल बंदूक लेकर ढूंढने निकले तो हमारे संविधान का, हमारे न्याय व्यवस्था का, हमारे लोकतंत्र की ताकत का क्या महत्व रह जाएगा? यह सोचने वाली बात है। पर इसमें इन मानसिकता में बदलाव लाने के लिए पूरे देश को एकजुट होकर सोचना होगा। नॉर्थ ईस्ट के लोग भले ही देखने में अलग हो, बाकी मेनलैंड के लोगों को इन्हें फॉरेनर ट्रीट कभी नहीं करनी है। ट्रीट अस एज इंडियंस। नॉर्थ ईस्ट के लोगों की, इंक्लूडिंग मी, ज्यादातर नाराजगी यही है। पूरे नॉर्थ ईस्ट के इस माहौल में भी अरुणाचल प्रदेश लेकिन अपनी एक अलग पहचान रखती है। यहाँ का बच्चा बच्चा अपने को हिंदुस्तानी, पक्का और सच्चा हिंदुस्तानी मानता है। राजनीति अलग है, पर हर राजनेता भी यहाँ देशभक्ति में कम नहीं है। पर ऐसे में हमारे लोगों पर हमला, हमारे देशभक्ति पर हमला है, हमारे देश पर हमला है, हमारे भावनाओं पर हमला है। हम वतन परस्त हैं, अमन परस्त हैं, हमें लेकिन इंसाफ चाहिए। हम हर उस हत्यारे को सजा दिलवाना चाहते हैं जो इस तरह की हत्याओं में शामिल हैं। अगर देशभक्ति के लिए जान देने की बात आई ना, तो इसमें कोई संकोच नहीं, लेकिन इन आतंकवादियों के मंसूबों के आगे सर झुकाना हमें मंजूर नहीं। हमें इंसाफ चाहिए और हम लेकर रहेंगे। जय अरुणाचल, जय भारत, जय हिंद।